सहारा से संपूर्ण भुगतान सुप्रीम कोर्ट दिलवा पाएंगे या सरकार। जी हाँ साथियों, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है आज का वीडियो। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में तो पिछले 12 साल से केस चल रहा है सहारा का, फिर भी हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। तो क्या ये 2025 में हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पैसा मिल सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट आदेश कर सकता है निवेशकों का पैसा देने के लिए, आदेश तो कई बार कर चुका है, लेकिन आज तक निवेशकों को पैसा मिला नहीं है। तो क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम लोग को पैसा मिल जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत लोग मेरे को कमेंट भी करते हैं और बहुत लोग मेरे को सामने से भी पूछते हैं कि आप इस तरह का जानकारी देते हो यूट्यूब चैनल पर, तो क्या इस तरह का जानकारी आपको है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोग को पैसा मिल सकता है? ये सभी सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में बारीकी से देने जा रहे हैं। क्या साथियों, सरकार हम लोग को पैसा दे सकता है या सुप्रीम कोर्ट दे सकता है? कौन हम लोग को पैसा या सहारा दे सकता है? कौन हम लोग को पैसा संपूर्ण भुगतान किसके द्वारा हम लोग को मिल सकता है? इसका संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। हम सबको पता है कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया हुआ है और विश्व भारती जन सेवा संस्थान के तरफ से रिट याचिका दायर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। पिछले लगभग 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक उनका सुनवाई नहीं हुआ है। आज उन्हीं संगठन की तरफ से जो वकील हैं जिनके द्वारा रिट याचिका दायर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उनसे आज आपको सारी जानकारी देने जा रहे हैं। उनके द्वारा ही जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में जो रिट याचिका लेके गए हैं यहाँ से संगठन के द्वारा, उनके द्वारा आपको सभी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बात बताएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या चल रहा है, क्या वहाँ हो रहा है। ये संगठन की तरफ से जो जानकारी दिया गया है सहारा रिफंड को लेकर, सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी तो हमारा पिटीशन जो है, हमने एक रीट फाइल किया है जिसका नंबर है 147, और एक हम लोगों ने आईए लगाई है। एक पिनाक पानी मोहंती का एक पिटीशन पड़ा हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, उसमें हम लोगों ने एक आईए लगाया है। देखिए, हम लोगों के जाने की स्थिति जो बनी वो बनी 29/3/2023 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से। उसमें ऐसा हुआ कि CRCS मतलब जो मिनिस्ट्री है अमित शाह साहब के अंडर, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली जो मिनिस्ट्री, हाँ सहकारिता, हाँ करेक्ट, तो ये गई सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये कहा कि सहारा सेबी के फंड में जो लगभग 25,000 करोड़ रुपया है, उसमें से हमको 5,000 करोड़ रुपया दे दिया जाए, ताकि हम लोग जो सोसाइटी वालों का जो पैसा फंसा हुआ है सहारा में, उन लोगों को कुछ रिलीफ दे सकें। तो पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास ये होना चाहिए था, जो पूछा नहीं गया, पता नहीं क्यों, कि जो सहारा सेबी के पास पैसा है वो पैसा तो सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग का है, और वो पैसा जो जिन लोगों ने डिवेंचर्स में निवेश किया था उसका पैसा है। तो अगर वो पैसा डिवेंचर में निवेश करने वाले लोगों का है, तो वो पैसा आप सोसाइटी वालों को कैसे दीजिएगा? ये सवाल पूछना चाहिए था और माननीय सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा नहीं। उन्होंने दे दिया 5,000 करोड़ रुपया, और 5,000 करोड़ रुपया चला आया CRCS के पास। उसके बाद CRCS ने ऐसी एक प्रक्रिया बनाई कि आज की तारीख में 500 करोड़ रुपया, करीब 1.26 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो वहाँ अप्लाई किए हैं। 1,26,00,000 लोग, 26 लाख लोग, और ये इन लोगों को एप्लीकेशन डालने में लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो सोचिए, सरकार के पास पैसा है 5,000 करोड़, 500 करोड़ रुपया केवल एप्लीकेशन डालने में लग गया, और अभी तक केवल 1,000 करोड़ रुपए का ही डिसबर्समेंट हुआ है। कितने मतलब पूरे अमाउंट हुए या सिर्फ रिलीफ देने तो 10,000 से ज्यादा दे नहीं रहे हैं,
अच्छा, 10,000 केवल 10,000 दे रहे हैं। आपका 5 लाख भी हो और उसमें भी अगर 5 लाख से ज़्यादा हो तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नियम उन्होंने बनाए हैं कि आपको बैंक अकाउंट दिखाना पड़ेगा, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, आपके पास पैसा कहाँ से आया, मतलब इतने सारे हैं कि उतना करने में ही आप थक जाएंगे। बहुत सारे लोग पैसा मांगने ही नहीं जाएंगे। पैसा मांगने ही नहीं जाएंगे। तो ये स्थिति थी। तो ये बिल्कुल जो झारखंड के जो लोग हमको मेरे पास आए, हमको सरकार का जो स्कीम था केंद्र सरकार का, वो एक तरीके से फेलियर हो गया। वो बिल्कुल फेल है। उससे लोग सहारा के जो निवेशक है वो निराश हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास जब सहारा के झारखंड के निवेशक आए और जब हमने उसका स्टडी किया तो जो मोटी मोटी चीज़ें हमको समझ में आई, जिसको मैंने अपने पिटीशन में लिखा, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले 25,781 करोड़ रुपए ये सहारा रियल एस्टेट और सहारा सोसाइटी से डिवेंचर के माध्यम से सहारा के लोगों ने कलेक्ट किया था। करेक्ट। वो मसला सुप्रीम कोर्ट के पास गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31/8/2012 के अपने फैसले से कहा कि आपने कंपनीज एक्ट और सेबी की जो गाइडलाइंस है उसका वायलेशन किया, पैसे लौटाइए। पैसे लौटाने के बाद जब उन पर दबाव पड़ा तो उन्होंने 15,473 करोड़ रुपया जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया, जो आज बढ़ के लगभग 25,000 करोड़ के आसपास हो गया। बाकी 10,000 करोड़ उन्होंने जमा नहीं कराया, इसलिए वो मसला अभी तक चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। करेक्ट। लेकिन इस बीच में सहारा वालों ने चालाकी ये की कि जितने जो निवेशक थे डिवेंचर्स के, उन सबसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लिया और सारा का सारा पैसा, मतलब 99.98% जो डिवेंचर्स का पैसा था उसको ऑटो ट्रांसफर कर लिया सोसाइटी में। और सोसाइटी में अलग से उन्हीं लोगों से फिक्स डिपॉजिट ले लिया, एग्जिस्टिंग जो ये थे। तो सब मिला के टोटल मेंबरशिप है 9,88,00,000 सहारा का, यानी कि 9,88,00,000 सदस्यों से उसने 86,673 करोड़ रुपया कलेक्ट किया और उसमें से 62,643 करोड़ रुपया उसने इन्वेस्ट कर दिया एम्बी वैली में, जो सेक्शन 64 का वायलेशन है। यानी कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसका 64 का सीधा वायलेशन है, क्योंकि वो पैसा उनको या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रखना था, बैंक में रखना था, या सरकार जो ट्रस्ट जो सिक्योरिटीज बेचती है उसमें उनको इन्वेस्ट करना था। उसमें नहीं इन्वेस्ट करके उसने पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया एम्बे वैली में, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है। और सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार है उनको तो पता था कि ये सब गोरख धंधा सहारा कर रही है, क्योंकि ये पैसे जाने नहीं चाहिए थे, पैसे रहने चाहिए थे बैंक के पास। तो बैंक में रहने के बजाय ये चला गया रियल एस्टेट में। लेकिन सहारा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रार होते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, उनके पास हर साल की बैलेंस शीट गई सोसाइटीज़ की, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसमें एक्ट करना चाहिए था कि सीधा सीधी कानून का वायलेशन करके इतना पैसा उन लोगों ने कलेक्ट किया। इसके अलावा उन्होंने रियल एस्टेट और हाउसिंग के सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए, ऑटो ट्रांसफर कर दिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 31/8/2012 के आदेश के बाद सेबी ने उसकी कोई जांच नहीं की। तब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। हमने अपने पिटीशन में सीधा सीधी कहा कि सहारा के पास आज की तारीख में 86,673 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 62,643 करोड़ रुपए एम्बे वैली में लगे हैं, और बाकी जो पैसे हैं, मतलब 62,643 के अलावे वो पैसे लगभग इनके 5,000 जो इनके एंटिटीज़ हैं, कंपनीज, सोसाइटीज़, पार्टनरशिप फॉर्म्स, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। आज की तारीख में इंटरेस्ट को अगर ऐड किया जाए तो लगभग 3 लाख करोड़ की लायबिलिटी है सहारा की, और जो सहारा को देना है। तो हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा के गुहार लगाई कि मतलब इनके सारे जो कंपनीज हैं उसको एक साथ लिक्विडेट कर दीजिए, इनके सारे एंटिटीज़ को, पार्टनरशिप फर्म और जो सोसाइटीज़ हैं सबको एक साथ लिक्विडेट कर दीजिए, सबके बैंक अकाउंट को कंसोलिडेट कर दीजिए, मतलब पहले कॉन्फिस्केट कर लीजिए और सबको कंसोलिडेट करके एक जगह CRCS के पास, यानी कि जो रजिस्ट्रार हैं सोसाइटी के, आप उनके पास ट्रांसफ़र करिए। इनके सारे प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट किया जाए, सारे प्रॉपर्टीज़ की एक लिस्ट बनाई जाए, सारे प्रॉपर्टीज़ को बेच के उसका जो रियलाइजेशन है वो सारा पैसा दिया जाए CRCS को, यानी कि रजिस्ट्रार को, और वहाँ से ये सारे पैसे दे दिया जाए। क्योंकि सेबी को जो दायित्व दिया गया था सेबी ने किया नहीं, और सेबी को पता है ये बात कि सारे के सारे जो 25,000 करोड़ रुपए थे रियल एस्टेट और हाउसिंग के, वो सारे के सारे अब चले गए हैं इसमें। और सरकार को भी पता है। सबसे बड़ी बात, सरकार क्यों गई सुप्रीम कोर्ट में? उसने क्यों कहा कि डिवेंचर होल्डर्स का 5,000 करोड़ आप दे दीजिए, हम सोसाइटी वाले को देना चाहते हैं? क्योंकि सरकार को पता था कि 25,000 करोड़ पूरा का पूरा ऑटो ट्रांसफर होके चला गया है सोसाइटी में।
तो हम माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमने जाके ये कहा है कि माय लॉर्ड आप देख लीजिए, इनका खुद का एडमिटेड पोजीशन है कि सारा का सारा पैसा आज की तारीख में सोसाइटी में चला गया है। इसलिए सारा पैसा, सारा रियलाइजेशन, जितने प्रॉपर्टीज बिकेंगे उसका जो रियलाइजेशन होगा, जितने इनके बैंक अकाउंट्स हैं उससे उसमें जो पैसे हैं वो कॉन्फिस्केट होने के बाद वो सारे पैसे एक जगह जाएंगे और वहीं से सारा डिसबर्समेंट होना है। पहले बात का जवाब मैं दूं, पहले सवाल का कि हाँ पिटिशन का, कि मेरी पिटिशन एडमिट हुई है लेकिन मेरी पिटिशन अभी तक सुनी नहीं गई है, उसकी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जजेस जो हैं वो पिटिशन का जो मजमून है उनको पता होता है, वो पढ़ के आते हैं, बिना अगर पढ़ के नहीं आएंगे तो एडमिट नहीं करेंगे। तो कोर्ट को पता है कि उसकी पूरी सुनवाई करनी है। लेकिन चूंकि हमारा प्रेयर जो आप कह रहे हैं, अब उसके जवाब पे आते हैं कि मेरा प्रेयर क्या है। मेरा प्रेयर ये है कि सारे पैसे को एक जगह इकट्ठा किया जाए, सारी संपत्तियों को एक जगह इकट्ठा, मैंने एक आदमी के कंट्रोल में, एक अथॉरिटी के कंट्रोल में लाया जाए और सारी संपत्तियों को बेच के, परिसंपत्तियों को बेच के उसके पैसे रियलाइज करके उसको भी जो रजिस्ट्रार हैं या रजिस्ट्रार का जो फंड है वहाँ ले आया जाए और वहाँ से डिसबर्स किया जाए। और इसको करने के लिए सारी की सारी कंपनी, सारी की सारी पार्टनरशिप फर्म और सोसाइटीज़ को लिक्विडेट करना है माननीय सुप्रीम कोर्ट को। ये एक मैंने बहुत बड़ा प्रेयर है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कि ये पूरा, इस प्रेयर को एडमिट किया जाए कि नहीं, माना जाए कि नहीं, या क्या ये यही रास्ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक हमारी सुनवाई नहीं की। उसका कारण हमको अभी समझ में, अभी लास्ट जो ऑर्डर आया हम उसको पढ़े तो उसमें हमको पता चला कि उन्होंने जो रियल एस्टेट और हाउसिंग के जो एसेट्स हैं उसको वो बिकवा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको बिकवा रही है। उसके लिए ऑफर्स आए हैं, उसके लिए इन्वेस्टर्स आए हैं, वो उसको लेंगे और वहाँ से पैसे फिर आएंगे सहारा सेबी के पास, ठीक है ना। तो हमको लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अभी जस्ट देख रही है कि हमारा तरीका क्या होगा। पैसे, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको मालूम है कि पैसे देने हैं, पैसे वापस करने हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता है। लेकिन कितनी आसानी से वो पैसे कलेक्ट कर सकेंगे, इकट्ठा कर सकेंगे और कितनी आसानी से दे सकेंगे, हमको लगता है कि इसकी मोडालिटीज, इसके तरीके पर हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से सोच रही है। इसी कारण से अभी तक मेरी पिटीशन पर सुनवाई नहीं हुई है। जो पुरानी जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी जिसमें दूसरी कंपनीज खासतौर पर जैसे रियल एस्टेट और हाउसिंग की और दूसरी कंपनियों की जो प्रॉपर्टीज़ को लेना है और फिर उसको सेल करके उसके पैसे रियलाइज करने, जैसे आपको मैं बता दूं कि इस पर भी डायरेक्शन है, एम्बे वैली पर भी डायरेक्शन है कि एम्बे वैली आज की तारीख में अगर कोई खरीद लेगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देगी कि वो कोई खरीद ले और पूरा का पूरा पैसा दे दे। लेकिन मुश्किल ये है कि वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, 62,643 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है, आज की तारीख में बढ़ गया होगा क्योंकि सारा लैंड है और उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ है तो उसकी कीमत और बढ़ गई होगी। तो इतना पैसा लगाने वाला कोई इन्वेस्टर आज की तारीख में इंडिया में शायद है नहीं या दिख नहीं रहा। ये इसमें दिक्कत हो रही है। तो अब है कि उसमें डिसाइड ये करना है कि बहुत सारे इन्वेस्टर एक साथ आएं और पार्ट करके ले। अब पार्ट करना भी एक मुश्किल काम है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास हम एकदम महसूस कर सकते हैं एज एन एडवोकेट, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ, हम ये महसूस कर सकते हैं कि जितना बड़ा और जितना जटिल ये मसला है सुप्रीम कोर्ट के पास कठिनाई है। तो सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है कि कैसे हम एग्जीक्यूट करें, मतलब जो हम चाहते हैं पैसा देना उसको देने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए और उसको समझने की कोशिश वो कर रही है। और इसीलिए वो पुरानी प्रोसीडिंग चला रही है, अभी हमारी प्रोसीडिंग पर नहीं आई है। क्योंकि मेरे प्रोसीडिंग पर आने का मतलब होगा कि उनको ये या तो रिजेक्ट करना पड़ेगा या एडमिट करना पड़ेगा कि ठीक है हम डायरेक्ट करते हैं कि सारी की सारी कंपनी इनकी लिक्विडेट हो जाए, हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि इनकी सारी पार्टनरशिप फर्म और सारे के सारे सोसाइटीज इनकी लिक्विडेट हो जाए। तो ये बड़ा ऑर्डर है। तो इस बड़े ऑर्डर से पहले के छोटे ऑर्डर को वो आजमाना चाहते हैं और इसलिए छोटे छोटे ऑर्डर्स आ रहे हैं और पार्ट बाई पार्ट वो ऑर्डर आ रहे हैं। और हमको लगता है कि एक समय आएगा जरूर, 6 महीने में आए, 3 महीने में आए, साल भर में आए, कि हमारे पिटीशन पर सुनवाई होगी। मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, चूँकि मैं वकील हूँ और मैंने पिटीशन बनाने से पहले मैंने करीब काफ़ी पढ़ा इनके बारे में, तो हम ये मानते हैं कि मेरी बात मानती है। हम तो अदालत के पास 2 ऑप्शन रखें कि या तो मेरी बात मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि सबको लिक्विडेट कर दीजिए। अदालत के पास इससे बेहतर कोई रास्ता है कि बिना लिक्विडेट किए सारे पैसे इकट्ठा किए जा सकते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ को बेच के सारे पैसे को एक जगह लाया जा सकता है। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि सहारा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। सहारा अगर बिजनेस उसके बाद करना चाहे तो करे, लेकिन सहारा को 3 लाख करोड़ रुपये वापस लौटाने हैं। और मेरी जो स्टडी है, मेरा जो अंदाज़ा है, उसके हिसाब से मैं बिल्कुल
99% श्योर हूँ कि बिना लिक्विडेट किए ये पैसे मिलेंगे नहीं। और अंतिम बात, चूंकि आपने एक सवाल में ये पूछा कि कितने लोग हैं, तो फिर से मैं दोहराऊं कि सहारा के 9,88,00,000 मेंबर्स हैं। उसमें कुछ मल्टीपल मेंबर्स भी हैं। अगर आप उसको हटा देंगे तो लगभग 7 करोड़ के आसपास, 7 करोड़ लोगों का पैसा सहारा के पास है। समझिए कि इस देश की लगभग 5% आबादी का पैसा सहारा के पास है और 3 लाख करोड़ रुपए की अदायगी करनी है या सहारा को देने हैं, और ये एक बड़ा टास्क है। इसमें